नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 10th हिंदी का पाठ 15 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। और इसके लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो चलिए शुरू करते हैं लेखक परिचय से। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1864 में ग्राम दौलतपुर, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश में हुआ। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? तो 1864 में हुआ। कौन से गांव में हुआ? तो दौलतपुर गांव में हुआ। ये कौन से जिले में आता है? तो रायबरेली में आता है। रायबरेली कौन से स्टेट या राज्य में आता है? तो उत्तर प्रदेश में आता है। पारिवारिक की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण स्कूली शिक्षा पूरी कर उन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली। अब बता रहे हैं कि इनकी पारिवारिक जो आर्थिक स्थिति थी वह अच्छी नहीं थी, मतलब इनके पास धन की कमी थी। आर्थिक का मतलब यहाँ से धन पैसे से लिया जाता है। स्कूली शिक्षा पूरी कर इन्होंने क्या किया, फिर रेलवे में नौकरी कर ली, क्योंकि ये जो रेलवे लाइन में जो नौकरी होती वो जल्दी मिल जाती, कम शिक्षा में मिल जाती, इसलिए इन्होंने क्या किया, रेलवे में ज्वाइन कर लिया। बाद में उस नौकरी से इस्तीफा देकर सन 1903 में प्रसिद्ध हिंदी मासिक पत्रिका सरस्वती का संपादन शुरू किया। और बाद में इन्होंने क्या किया, उस नौकरी को इस्तीफा दे दिया, अर्थात उस नौकरी को छोड़ दिया। और 1903 में प्रसिद्ध हिंदी मासिक पत्रिका चलती थी सरस्वती, उसका संपादन कार्य शुरू किया। और सन 1920 तक उसके संपादन से जुड़े रहे। और 3 से लेके 20 तक, मतलब 17 साल तक ये क्या है, उसके संपादन कार्य में जुड़े रहे। किसमें? सरस्वती पत्रिका के। सन 1938 में उनका देहांत हो गया। और 1938 में क्या है, इनकी मृत्यु हो गई। देहांत का मतलब होता है मृत्यु से, निधन से। महावीर प्रसाद द्विवेदी केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक संस्था थे। मतलब उनको हम सिर्फ व्यक्ति नाम नहीं दे सकते, बल्कि एक संस्था नाम दे सकते। संस्था का मतलब होता है जहाँ पर समूह ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा व्यक्तियों के बीच में रहते हो। व्यक्ति क्या होता है? अकेला होता है। यदि व्यक्ति नाम लेते हैं तो सिर्फ उसकी पहचान निकलती है, और यदि संस्था नाम लेते हैं तो पूरे लोगों की पहचान उसके साथ जुड़ जाती है। जिससे परिचित होना, हिंदी साहित्य के गौरवशाली अध्याय से परिचित होना है। यदि हम महावीर प्रसाद द्विवेदी से परिचित होना चाहते हैं तो हम हिंदी साहित्य के गौरवशाली अध्याय से भी परिचित होना चाहते हैं। वे हिंदी के पहले व्यवस्थित संपादक, भाषा वैज्ञानिक, इतिहासकार, पुरातत्ववेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, वैज्ञानिक चिंतन एवं लेखन के स्थापक, समालोचक। अब बता रहे हैं कि ये जो थे वे हिंदी के पहले व्यवस्थित संपादक थे, भाषा वैज्ञानिक थे, इतिहासकार थे, पुरातत्व को जानने वाले थे, अर्थशास्त्री थे, समाजशास्त्री थे, वैज्ञानिक चिंतन एवं लेखन के संस्थापक भी थे, और समालोचक भी थे। समालोचक का मतलब जब हम किसी की सही आलोचना करते हैं उसको बोलते समालोचक। और अनुवादक थे। अनुवादक का मतलब होता है जैसे अंग्रेजी भाषा का हिंदी भाषा में अनुवाद करना, मतलब ट्रांसलेट करना। उनकी प्रमुख कृतियां हैं रचना परिचय। इनकी रचना परिचय को देखते हैं। रसज्ञ रंजन, साहित्य सीकर, साहित्य संदर्भ, अद्भुत आलाप, ये इनके निबंध संग्रह हैं। कौन कौन से? रसज्ञ रंजन, साहित्य सीकर, साहित्य संदर्भ, अद्भुत आलाप। संपत्ति शास्त्र उनकी अर्थशास्त्र से संबंधित पुस्तक है। मतलब संपत्ति शास्त्र में जो बताया गया है वो धन पैसे से लेकर बताया गया, जो कि अर्थशास्त्र से संबंध रखता है। महिला मोद, महिला उपयोगी पुस्तक है, मतलब महिलाओं के लिए उपयोगी है। तो आध्यात्मिकी दर्शन की। द्विवेदी काव्यमाला में उनकी कविताएं हैं। उनका संपूर्ण साहित्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के 15 खंडों में प्रकाशित है। इनका जो संपूर्ण साहित्य है वह क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के नाम से प्रकाशित, जो कि कितने खंड में विभाजित है? 15। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में समझा जाता रहा है कि उन्होंने हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया और लेखकों की सुविधा के लिए व्याकरण और वर्तनी के नियम स्थिर किए। तो इन्होंने क्या है? गद्य की भाषा का परिष्कार किया, मतलब संशोधन किया, और लेखकों की सुविधा के लिए व्याकरण और वर्तनी के जो नियम होते हैं उनको भी स्थिर किए। कविता की भाषा के रूप में भी ब्रजभाषा के बदले खड़ी बोली को प्रतिष्ठित किया। और कविता की भाषा के रूप में भी इन्होंने क्या किया? जो ब्रजभाषा है उसको बदल के खड़ी बोली को प्रतिष्ठित किया, मतलब उसको प्रतिष्ठा दिलवाई, प्रसिद्धि दिलवाई।
युग निर्माता महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्वाधीनता की चेतना विकसित करने के लिए स्वदेशी चिंतन को व्यापक बनाया। और बताते हैं कि युग निर्माता कौन, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्वाधीनता की चेतना विकसित करने के लिए स्वदेशी चिंतन को व्यापक बनाया, मतलब विस्तृत बनाया। उन्होंने सरस्वती के माध्यम से पत्रकारिता का श्रेष्ठ स्वरूप सामने रखा। और इन्होंने क्या है, जो सरस्वती इनकी पत्रिका थी, उस पत्रकारिता का जो श्रेष्ठ स्वरूप होता है वह लोगों के सामने प्रस्तुत किया। हिंदी में पहली बार समालोचना को स्थापित करने का श्रेय भी उनको जाता है। और हिंदी में जो पहली बार समालोचना की गई थी वो किसने की थी, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ही की थी। तो इसका जो श्रेय है, प्रसिद्धि है, वह भी इनको ही जाती है। उन्होंने भारतीय पुरातत्व एवं इतिहास पर खोज परख कार्य किए। और इन्होंने क्या है, जो भारतीय पुरातत्व होते, पुरातत्व का मतलब पुराने जो तत्व होते हैं उनको बोलते हैं, एवं इतिहास पर खोज परख मतलब इतिहास में हम क्या खोज सकते हैं, इस पर भी कार्य उन्होंने किया। कुल मिलाकर उनके कार्यों का मूल्यांकन व्यापक हिंदी नवजागरण के संदर्भ में ही संभव है। कुल मिलाकर उनके कार्यों का जो मूल्यांकन है वह व्यापक हिंदी नवजागरण के संदर्भ में ही संभव है, वहीं पर हम देख सकते हैं। विद्वत्ता एवं बहुज्ञता के साथ सरसता उनके लेखन की प्रमुख विशेषता। उनके लेखन में व्यंग्य की छटा देखते ही बनती है। और आगे क्या विशेषताएं हैं, तो विद्वत्ता है, बहुज्ञता है मतलब सभी ज्ञान को जानने वाले तत्व उनके अंदर हैं, सरसता है, और उनके लेखन की प्रमुख विशेषता, उनके लेखन में व्यंग्य की छटा भी देखते ही बनती है। यदि यहाँ पर इनके लेखन में देखिए जाए तो व्यंग्य की जो छटा है वह भी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन का संक्षिप्त सारांश, मतलब यहाँ पर स्त्री शिक्षा के जो विरोधी होते हैं उनके जो कुतर्क दिए जाते हैं उन कुतर्कों का खंडन यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। तो उसी को संक्षिप्त में हम सार के अंश रूप में देखेंगे। सार हम पाठ का बाद में देखेंगे, पहले उसका अंश देखते हैं। आज हमारे समाज में लड़कियां शिक्षा पाने एवं कार्य क्षेत्र में क्षमता दर्शाने में लड़कों से बिल्कुल भी पीछे नहीं है। यदि हम देखें हमारे समाज में तो लड़कियां क्या शिक्षा पाने में सबसे आगे रहती हैं, कार्य क्षेत्र में भी उनकी जो क्षमता है वह दिखाने में वो लड़कों से बिल्कुल पीछे नहीं बल्कि लड़कों से आगे ही निकलती हैं। किंतु यहाँ तक पहुँचने के लिए अनेक स्त्री पुरुषों ने लंबा संघर्ष किया है, परंतु शिक्षा प्राप्त करना है या किसी चीज़ में उन्हें कोई प्रसिद्धि हासिल करना है या कोई कार्य करना है तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उनको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, तब जाके वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। नवजागरण काल के चिंतकों ने मात्र स्त्री शिक्षा ही नहीं बल्कि समाज में जनतांत्रिक एवं वैज्ञानिक चेतना के संपूर्ण विकास के लिए अलग जगाया है। और बता रहे हैं कि जो नवजागरण काल है उसमें जो उनके चिंतक थे उन्होंने मात्र स्त्री शिक्षा ही नहीं बल्कि समाज में जो जनतांत्रिक है, वैज्ञानिक चेतना है, संपूर्ण विकास के लिए भी अलग जगाया है, मतलब प्रेरणा दी है, उसको आगे बढ़ाया है। द्विवेदी जी का यह लेख उन सभी पुरातन पंथी विचारों से लोहा लेता है जो स्त्री शिक्षा को व्यर्थ अथवा समाज के विघटन का कारण मानते थे। मतलब कुछ लोग क्या करते थे, स्त्रियों को पढ़ने देना नहीं चाहते थे और कहते थे कि यदि स्त्रियां पढ़ लिख जाएंगी तो ये इससे क्या हो, समाज बट जाएगा, समाज में क्या है कुरीति आ जाएगी, बुराइयां आ जाएंगी। तो इस कारण से उनकी विचारधारा का यहाँ पर जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं उन्होंने खंडन किया है। इस लेख की दूसरी विशेषता यह है कि इसमें परंपरा को ज्यों का त्यों नहीं स्वीकारा गया है, मतलब परंपरा जैसी ही की तैसी स्वीकार नहीं की उसमें, बल्कि कुछ नवीनीकरण भी किया गया है, बल्कि विवेक से फैसला लेकर ग्रहण करने योग्य को लेने की बात की गई है। और परंपरा का जो हिस्सा सड़ गल चुका है उसे रूढ़ी मानकर छोड़ देने की बात कही गई। मतलब कई लोग क्या होते हैं कि ज्यों का त्यों, चाहे उसमें है ना विवेक लगाएं ना लगाएं, बुद्धि लगाएं ना लगाएं, मतलब जैसा हमारे पूर्वजों ने कहा था हम वैसे ही करेंगे, उसके तत्व को नहीं समझेंगे और उसको मानने लगते हैं। तो यहाँ पर महावीर प्रसाद जी ने यही कहा है कि जो पुरानी चीज़ें हैं उनको स्वीकार करना चाहिए, पर कैसे स्वीकार करना चाहिए, तो विवेक बुद्धि के साथ ही स्वीकार करना चाहिए। और जो परंपरा सड़ गल चुकी हैं उनको छोड़ देना चाहिए। क्यों छोड़ देना चाहिए, रूढ़ी मानकर छोड़ देने में ही भलाई होती है। यह विवेकपूर्ण दृष्टि संपूर्ण नवजागरण काल की विशेषता है और यही विवेकपूर्ण दृष्टि क्या संपूर्ण नवजागरण काल की ही विशेषता बतलाई गई है। आज इस निबंध का अनेक दृष्टियों से ऐतिहासिक महत्व है। यदि आज हम इस निबंध को देखें ना तो अनेक दृष्टियों से क्या है, इसका इतिहास में बहुत ज़्यादा महत्व है। यह लेख पहली बार सितंबर 1914 की सरस्वती में पढ़े लेखों का पांडित्य शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। और यह लेख पहली बार कब प्रकाशित हुआ था, तो 1914 में। और कहाँ से हुआ था, तो सरस्वती पत्रिका थी, उसमें पढ़े लेखों का पांडित्य शीर्षक से प्रकाशित हुआ था।
बाद में द्विवेदी जी ने इसे महिला मोद पुस्तक में शामिल करते समय इसका शीर्षक स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन रख दिया था। और बाद में बताते हैं कि महिला मोद पुस्तक है, उसमें शामिल करते समय इसका जो शीर्षक है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन करते हुए इसमें शामिल कर दिया कि इसमें महिला मोद में। इस निबंध की भाषा और वर्तनी को हमने संशोधित करने का प्रयास नहीं किया है, और बता रहे हैं कि इस निबंध की जो भाषा थी और जो वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ थी उनको हमने संशोधित करने का प्रयास नहीं किया, जैसा लिखा था वैसा का वैसा ही छाप दिया है। अब आते हैं पाठ के सार पर, अर्थात पूरे पाठ में बताया क्या गया है। यहाँ पे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है स्त्री शिक्षा को लेकर के। तो इस पाठ में लेखक ने स्त्री शिक्षा के महत्व को प्रसारित करते हुए उन विचारों का खंडन किया है। लेखक को इस बात का दुख है आज भी ऐसे पढ़े लिखे लोग समाज में हैं जो स्त्रियों का पढ़ना गृह सुख के नाश का कारण समझते हैं। तो यहाँ पे बताया है इस लेख में जो स्त्री शिक्षा का महत्व है उसको प्रसारित कर दिए, उनके जो विचार हैं जो पढ़ाना लिखाना नहीं चाहते उसका खंडन किया है। तो इस बात का उन्हें दुख है, किसको, लेखक को, कि मतलब आज भी पढ़े लिखे लोग समाज में हैं जो स्त्रियों का पढ़ना गृह शोभा के नाश का कारण समझते हैं। विद्वानों द्वारा दिए गए तर्क इस तरह के होते हैं। संस्कृत के नाटकों में पढ़ी लिखी या कुलीन स्त्रियों को गवारों की भाषा का प्रयोग करते दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो विद्वान लोग हैं वो तर्क देते हैं, क्या तर्क देते हैं कि संस्कृत के नाटकों में जो पढ़ी लिखी या कुलीन स्त्रियों को गवारों की भाषा का प्रयोग करते दिखाया गया है। शकुंतला का उदाहरण एक गवार के रूप में दिया गया है। यहाँ पर शकुंतला संस्कृत बोलती थी, तो संस्कृत बोलने के कारण उसको क्या संबोधन दिया गया, गवार शब्द दिया गया, मतलब गाँव की भाषा है। जिसने दुष्यंत को कठोर शब्द कहे, और जिसने क्या किया, दुष्यंत थी उनको, दुष्यंत राजा थे उनको क्या कहा, कठिन शब्दों का प्रयोग किया है। इन सब बातों का खंडन करते हुए लेखक कहते हैं कि क्या कोई सुशिक्षित नारी प्राकृत भाषा नहीं बोल सकती। मतलब यहाँ पे बताया है कि क्या कोई जो पढ़ी लिखी नारी है वह प्राकृत भाषा नहीं बोल सकती। यदि उसने संस्कृत की जगह प्राकृत भाषा का प्रयोग कर लिया तो वो बुरी थोड़ी हो गई। बुद्ध से लेकर महावीर तक ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में ही दिए हैं। बुद्ध से लेकर हम महावीर तक देखें तो सभी ने अपने जो उपदेश हैं वह किस में दिए, प्राकृत भाषा में ही दिए हैं। तो क्या वो गवार थे, मतलब ऐसे लोग क्या गवार थे, उनने गवार होने के कारण ऐसा किया। लेखक कहते हैं कि हिंदी बांग्ला भाषाएं पढ़कर शिक्षित हो सकते हैं। मतलब हिंदी भाषा पढ़ ली, बांग्ला भाषा पढ़ ली तो ये पढ़कर शिक्षित हो सकते हैं, या हम उनको शिक्षित कह सकते हैं। उसी तरह उस ज़माने में यह अधिकार प्राकृत को हासिल था। मतलब उस समय हम देखें तो यह अधिकार किसको प्राप्त था, तो प्राकृत भाषा को प्राप्त था। फिर भी प्राकृत बोलना अनपढ़ होने का सबूत है। यदि फिर भी हम देखें तो जो प्राकृत बोलना वह क्या है, अनपढ़ होने का सबूत है। यह बात नहीं मानी जा सकती। जिस समय नाट्य शास्त्रियों ने नाट्य संबंधी नियम बनाए थे उस समय सर्वसाधारण की भाषा संस्कृत नहीं थी। मतलब जिस समय ये नियम बनाए गए थे नाट्य शास्त्रियों के द्वारा, तो नाट्य संबंधी नियम बनाए गए थे, तो ये सर्वसाधारण की भाषा नहीं थी। मतलब सभी लोग नहीं बोलते थे संस्कृत, इसलिए उन्होंने उनकी भाषा संस्कृत और अन्य लोगों और स्त्रियों की भाषा प्राकृत कर दिया। तो इस कारण से उन्हें ऐसा करना पड़ा कि वहाँ उनकी भाषा जहाँ पर संस्कृत बोली जाती थी संस्कृत कर दी, और जहाँ पर प्राकृत बोली जाती थी वहाँ पर प्राकृत कर दी। परंतु संस्कृत बोलने वालों ने जो प्राकृत बोलते थे उनको अलग मान लिया और बोल दिया कि ये स्त्रियों की भाषा है। लेखक तर्क देते हुए कहते हैं कि शास्त्रों में बड़े बड़े विद्वानों की चर्चा मिलती है। मतलब लेखक यहाँ पर तर्क देते हुए खंडन कर रहे हैं कि शास्त्रों में बड़े बड़े विद्वानों की चर्चा मिलती है, किंतु उनके सीखने संबंधी पुस्तक या पांडुलिपि नहीं मिलती। मतलब उनके सीखने संबंधी जो पुस्तक या पांडुलिपि है वह नहीं मिलती है। उसी प्रकार प्राचीन समय में नारी विद्यालय की जानकारी नहीं मिलती। मतलब प्राचीन समय में क्या गुरुकुल हुआ करते थे, और गुरुकुल भी लड़कों के लिए हुआ करते थे, लड़कियों के लिए नहीं हुआ करते। तो ये जानकारी हमें नहीं मिलती है। तो इसका अर्थ यह तो नहीं लगा सकते कि सारी स्त्रियां गवार थी। तो हम यह नहीं कह सकते कि उस समय भी जो राजा महाराजाओं की लड़कियां होती थी या सामान्य लड़कियां होती थी वो पढ़ी लिखी नहीं होती थी। यदि स्कूल नहीं थे तो क्या वो पढ़ी लिखी नहीं थी, गवार थी। लेखक प्राचीन काल की अनेक शिक्षित स्त्रियां जैसे शीला, विद्या के उदाहरण देते हुए उनके शिक्षित होने की बात को प्रमाणित करते। और यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, वो क्या है, स्त्री शिक्षा में उदाहरण देते हैं, जैसे शीला जी का, विद्या जी का
उदाहरण देते हैं और उनके शिक्षित होने की बात को प्रमाणित भी करते हैं। वे कहते हैं कि जब प्राचीन काल में स्त्रियों को नाच गान, फूल चुनने, हार बनाने की आज़ादी थी, तब यह मत कैसे दिया जा सकता है। मतलब उस समय भी स्त्रियां फूल चुनती थीं, नाचती थीं, गाती थीं, हार बनाती थीं, ये सब की स्वतंत्रता थी, तब यह मत कैसे दिया जा सकता है कि उन्हें शिक्षा नहीं दी जाती थी। मतलब शिक्षा तो दी जाती थी। लेखक कहते हैं कि मान लीजिए प्राचीन काल में या प्राचीन समय में एक भी स्त्री शिक्षित नहीं थी, सब अनपढ़ थी, तो उन्हें पढ़ाने की आवश्यकता न समझी गई होगी, परंतु वर्तमान समय को देखते हुए उन्हें अवश्य शिक्षित करना चाहिए। और बताते हैं कि वर्तमान समय को देखते हुए हमें क्या करना चाहिए, ऐसी स्त्रियों को आज भी शिक्षित करना चाहिए, क्योंकि पहले भी शिक्षा दी जाती होगी तभी तो ये सब कार्य होते थे। लेखक पिछड़े विचारधारा वाले विद्वानों से कहते हैं कि अब उन्हें अपने पुरानी मान्यताओं में बदलाव लाना चाहिए। अब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि हमें क्या, जो हमारी पुरानी मान्यताएं हैं, रूढ़ियाँ हैं, उनमें क्या करना चाहिए, बदलाव करना चाहिए। जो लोग स्त्रियों को शिक्षित करने के लिए पुराणों के हवाले मांगते हैं, उन्हें श्रीमद् भागवत दसम स्कंद की उत्तरार्ध का 53वां अध्याय पढ़ना चाहिए। मतलब जो कहते हैं कि स्त्रियों को पढ़ाया नहीं जाता था, तो यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उदाहरण दिया श्रीमद् भागवत गीता का। उसमें भी दसम स्कंद की जो उत्तरार्ध है उनका 53वां अध्याय है, उसे उन लोगों को पढ़ना चाहिए, जिसमें रुक्मणी हरण की कथा है। मतलब जब रुक्मणी जी का हरण हुआ था उस समय की कहानी है। उसमें रुक्मणी ने एक लंबा चौड़ा पत्र लिखकर श्री कृष्ण को भेजा था। और रुक्मणी ने क्या किया था, एक लेटर लिख करके श्री कृष्ण भगवान को भेजा था, जो प्राकृत में नहीं था। मतलब वो संस्कृत भाषा में थे, प्राकृत में नहीं था। वे सीता, शकुंतला आदि के प्रसंगों का उदाहरण देते हैं जो उन्होंने अपने पतियों से कहे थे। लेखक कहते हैं कि अनर्थ कभी नहीं पढ़ना चाहिए। शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है। मतलब हमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो त्यागने योग्य होती हैं, तो उन चीज़ों को त्याग देना चाहिए, ऐसी चीज़ों को ग्रहण नहीं करना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए। पढ़ना उसी के अंतर्गत आता है जो कि ग्रहण करने के योग्य होता है और जो व्यापक होता है। आज की मांग है कि हम इन पिछड़े मानसिकता की बातों से निकलकर सबको शिक्षित करने का प्रयास करें। और आज की जो हमारी मानसिकता है वह कैसी है कि पिछड़ी बातों को छोड़ करके हम जो अच्छी बातें हैं, शिक्षित बातें हैं, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। प्राचीन मान्यताओं को आधार बनाकर स्त्रियों को शिक्षा से वंचित करना अनर्थ है। मतलब प्राचीन मान्यताओं को हम यदि लेते हैं और स्त्रियों को पढ़ाते नहीं हैं तो ये गलत है। अब आते हैं प्रश्न अभ्यास पर। कुछ पुरातन पंथी लोग स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी थे। द्विवेदी जी ने क्या क्या तर्क देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। तो कुछ पुराने पंथी लोग क्या है, स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी थे। द्विवेदी जी ने क्या क्या तर्क यहाँ पर दिए हैं, तो स्त्री शिक्षा का यहाँ पर समर्थन करते हुए वो हमें बताना है। तो कुछ पुरातन पंथी लोग स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी थे। द्विवेदी जी ने अनेक तर्कों के द्वारा उनके विचारों का खंडन किया है। सबसे पहला, प्राचीन काल में भी स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर सकती थीं। सीता, शकुंतला, रुक्मणी आदि महिलाएं इसका उदाहरण हैं। वेदों पुराण में इसका प्रमाण भी मिलता है। उन्हें बताया था, श्रीमद् भागवत गीता का एग्जाम्पल दिया था 53वां श्लोक। प्राचीन युग में अनेक पदों की रचना भी स्त्री ने की है। यदि गृह कला स्त्रियों की शिक्षा का ही परिणाम है तो मर्दों की शिक्षा पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि लड़ाई तो दोनों लोगों से होती, एक से तो होती नहीं है। तो ये यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि यदि स्त्रियों की शिक्षा पर रोक लगाई जाती गृह कला के कारण, तो पुरुषों को भी नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि चोरी, डकैती, रिश्वत लेना, हत्या जैसे दंडनीय अपराध भी मर्दों की शिक्षा का ही परिणाम है। और ऐसे बहुत सारे जो अपराध हैं जो क्या होते हैं कि मर्द लोग भी करते हैं। यदि ये शिक्षा का ही परिणाम है तो मर्दों को भी नहीं पढ़ाना चाहिए, जैसे स्त्रियों को नहीं पढ़ाना चाहिए। जो लोग यह कहते हैं कि तो पुराने ज़माने में स्त्रियां नहीं पढ़ती थी, वे या तो इतिहास से अनभिज्ञ हैं या फिर समाज के लोगों को धोखा देते हैं। मतलब जो लोग ये कहते हैं कि स्त्रियां पहले पढ़ती नहीं थी, तो या तो वो इतिहास को जानते नहीं हैं और या फिर वो क्या है, समाज के लोगों को धोखा दे रहे हैं ऐसा कहकर। अगर ऐसा था भी कि पुराने ज़माने की स्त्रियों की शिक्षा पर रोक थी, तो उस नियम को हमें तोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये समाज की उन्नति में बाधक है। अगला है,
स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं, कुतर्कवादियों की इस दलील का खंडन द्विवेदी जी ने कैसे किया है, अपने शब्दों में लिखिए। यदि स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं तो कुछ जो कुतर्क दिए गए हैं, अच्छे तर्क नहीं दिए गए हैं, इस दलील का खंडन करते हुए द्विवेदी जी ने कैसे किया है, यहाँ पर हमें बताना है। तो द्विवेदी जी ने कुतर्कवादियों की स्त्री शिक्षा विरोधी दलीलों का जोरदार खंडन किया है। अनर्थ स्त्रियों द्वारा होते हैं तो पुरुष भी इससे पीछे नहीं है। अतः पुरुषों के भी विद्यालय बंद कर दिए जाने चाहिए। दूसरा तर्क यह है कि शकुंतला का दुष्यंत को कुवचन कहना या अपने परित्याग पर सीता का राम के प्रति क्रोध दर्शाना उनकी शिक्षा का परिणाम न होकर उनकी स्वाभाविकता थी। और यहाँ पर उन्होंने दूसरा उदाहरण देते हुए बताया कि पुरुषों के भी विद्यालय बंद कर दिए जाने चाहिए। और दूसरा तर्क यहाँ पे क्या दिया कि शकुंतला का दुष्यंत को कुवचन कहना या अपने परित्याग पर सीता का राम के प्रति क्रोध दर्शाना उनकी शिक्षा का परिणाम ना होकर उनकी स्वाभाविकता थी, मतलब स्वाभाविक रूप से निकला था, वो शिक्षा के कारण उन्होंने ऐसा नहीं बोला था। तीसरा तर्क व्यंग्यपूर्ण तर्क है। स्त्रियों के लिए पढ़ना खेल कूद और पुरुषों के लिए पीयूष का घूंट, ऐसी दलीलों और दृष्टांतों के आधार पर कुछ लोग स्त्रियों को अपढ़ रखकर भारतवर्ष का गौरव बढ़ाना चाहते, मतलब स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं होना चाहिए, ऐसे यदि भारत का गौरव बढ़ गया तो हो गया काम। अगला है, द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा विरोधी कुतर्कों का खंडन करने के लिए व्यंग का सहारा लिया है। व्यंग मतलब कटाक्ष करना, जैसे यह सब पापी पढ़ने का अपराध है, ना तो पढ़ती ना वे पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती। आप ऐसे अन्य अंशों को निबंध में से छांट कर समझिए और लिखिए। अब यहाँ पर इन्होंने व्यंग निकाले हैं, उन व्यंगों को हमें क्या करना है, पाठ में से पढ़कर बताना है। तो स्त्री शिक्षा से संबंधित कुछ व्यंग जो द्विवेदी जी द्वारा दिए गए हैं। नंबर 1, स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पीयूष का घूंट, ऐसी ही दलीलों और दृष्टांतों के आधार पर कुछ लोग स्त्रियों को अपढ़ रखकर भारतवर्ष का गौरव बढ़ाना चाहते हैं, मतलब जो रूढ़िवादी लोग हैं, स्त्रियों को पढ़ने नहीं देना चाहते, समाज को अंधकार में रखना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे व्यंग उठा के ले आते हैं, कोटेशन उठा के ले आते हैं और उनको दोहराते रहते हैं, जिससे कि जो दूसरे लोग रहते हैं, जो अनभिज्ञ रहते हैं, वो उनकी बातों में आ जाते हैं। तो ऐसे दृष्टांत देते हैं। अगला है कि स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ाने ही का परिणाम है तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी उनकी विद्या और शिक्षा का ही परिणाम समझना चाहिए। यदि स्त्रियों के द्वारा अनर्थ हुआ है तो यदि पुरुष पढ़ते हैं तो उनके द्वारा भी अनर्थ ही होता है। तो यदि तुम इस शिक्षा को दोषी ठहरा रहे हो, विद्या को दोषी ठहरा रहे हो, तो ये शिक्षा और विद्या दोनों के लिए समान मिलती है, तो दोनों के जो अनर्थ होते हैं वो भी समान ही होना चाहिए। आर्यपुत्र शाबाश, बड़ा अच्छा काम किया जो मेरे साथ गांधार विवाह करके मुकर गए। नीति न्याय सदाचार आदि धर्म की आप प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया शकुंतला का प्रसंग, क्योंकि शकुंतला के साथ दुष्यंत जी ने विवाह किया था, वो भी कैसा विवाह किया था, गांधार विवाह किया गया था। और गांधार विवाह करने के बाद जो दुष्यंत जी हैं वो क्या होते हैं, शकुंतला जी को भूल जाते हैं। तो यहाँ पर उस बात से दुखी होकर के शकुंतला जी कहती हैं दुष्यंत जी से कि आर्यपुत्र शाबाश, बड़ा अच्छा काम किया जो मेरे साथ गांधार विवाह करके मुकर गए, मतलब भूल गए। नीति न्याय सदाचार आदि धर्म की आप प्रत्यक्ष मूर्ति और मेरे साथ आप अन्याय कर रहे हैं। अगला है कि अत्रि की पत्नी धर्म पर व्याख्यान देते समय घंटों पांडित्य प्रकट करे, गार्गी बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा दे, गजब, इससे अधिक भयंकर बात और क्या हो सकेगी। और यहाँ पे बता रहे हैं कि अत्रि की पत्नी थी जो क्या धर्म पर व्याख्यान देते समय क्या करती थी, घंटों पांडित्य मतलब पंडिताई की जो बातें होती उनको प्रकट करके लोगों को करती थी, हरा देती थी। और गार्गी भी क्या करती थी, बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को अपनी बातों से पांडित्य से क्या कर देती थी, हरा देती थी। गजब, इससे अधिक भयंकर बात और क्या हो सकती स्त्री शिक्षा की। अगला है, जिन पंडितों ने गाथा, सप्तसती, सेतुबंध, महाकाव्य और कुमार पालचरित आदि ग्रंथ प्राकृत में बनाए हैं, वे यदि अपढ़ और गंवार थे तो हिंदी के प्रसिद्ध से भी प्रसिद्ध अखबार का संपादक को इस जमाने में अपढ़ और गंवार कहा जा सकता है। मतलब यहाँ पर उन्होंने ये तर्क निकाला था कि
जिनने प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था तो वो गँवार थी स्त्रियाँ, तो स्त्रियों को पढ़ाना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर इनने इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कि जिन पंडितों ने गाथा पढ़ी है, सप्तशती पढ़ी है, सेतुबंध जैसे महाकाव्य पढ़े हैं, कुमार पालचरित्र जैसे ग्रंथ पढ़े हैं, वो सभी ग्रंथ किस में, कौन सी भाषा में बने, प्राकृत भाषा में। तो वो सब गँवार थे क्या? यदि अपढ़ और गँवार थे तो हिंदी के जो प्रसिद्ध से भी प्रसिद्ध अखबार का संपादन होता है वो भी आज के ज़माने में पढ़ा जाता है, सब लोग उसको पसंद करते, तो वो लोग भी गँवार होंगे क्योंकि हिंदी भाषा का यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि वह अपने ज़माने की प्रचलित भाषा में अखबार लिखता है। कोई भी व्यक्ति हो वो क्या करता है, हमेशा अपनी भाषा में ही अपनी चीज़ें लिखता है। तो उस समय वहाँ पर प्राकृत भाषा चल रही थी, उन्होंने प्राकृत का प्रयोग किया, वहाँ पर संस्कृत चल रही थी तो संस्कृत का प्रयोग किया। जैसे आज का समय अंग्रेजी का है तो लोग अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं, तो हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि संस्कृत वाला अंग्रेजी वाले को मूर्ख कहे या अंग्रेजी वाला हिंदी वाले को मूर्ख कहे, तो ये तो सब व्यर्थ की बातें हैं, क्योंकि ज्ञान ज्ञान होता है किसी भी भाषा में हो। अगला प्रश्न है, पुराने समय में स्त्रियों द्वारा प्राकृत भाषा में बोलना क्या उनके अपढ़ या अनपढ़ होने का सबूत है? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो पुराने जमाने की स्त्रियों द्वारा प्राकृत में बोलना उनके अपढ़ या अनपढ़ होने के प्रमाण नहीं है, क्योंकि बोलचाल की भाषा प्राकृत की ही थी, जिसे सुशिक्षकों द्वारा भी बोला जा सकता था, मतलब पढ़े लिखे लोग भी बोल सकते हैं। जिस तरह आज हिंदी जनसाधारण की भाषा है, यदि हिंदी बोलना और हिंदी लिखना अनपढ़ और अशिक्षित होने का प्रमाण नहीं है, तो उस समय प्राकृत बोलने वाले भी अनपढ़ या गँवार नहीं हो सकते थे। इसका एकमात्र कारण यही है कि प्राकृत उस समय की सर्वसाधारण की भाषा नहीं थी, अतः उस समय की स्त्रियों का प्राकृत भाषा में बोलना उनके अपढ़ या अनपढ़ होने का सबूत नहीं है, क्योंकि जिस जगह पर, जिस परिवेश में या क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है वहाँ पर वही भाषा का प्रचलन होता है। यदि उसके अलावा कोई दूसरी भाषा यदि कोई बोले तो वो अनपढ़ या गँवार थोड़ी कहा जाएगा। जैसे मान लो हम विदेश चले जाएं, विदेश में जाके यदि हम हिंदी बोलते हैं तो हम वहाँ पे अनपढ़ थोड़ी कहलाएंगे। हाँ, ये ज़रूरी कि वहाँ पर अंग्रेजी चलती, हमें ज़्यादा अंग्रेजी नहीं आती, हम अपने हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर जो भाषा चलती है उसका ही प्रयोग करना चाहिए, ये बात सही है। परंतु नहीं आती है तो ऐसा थोड़ी कि गँवार हो गए, अशिक्षित हो गए, ये कहना गलत है, तर्क संगत नहीं है। अगला प्रश्न है, परंपरा की इन्हीं पक्षों को स्वीकार किया जाना चाहिए जो स्त्री पुरुष समानता को बढ़ाते हों, तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है कि परंपरा के उन्हीं पक्षों को स्वीकार करना चाहिए कि जो स्त्री और पुरुष की जो समानता है दोनों को बढ़ाते हों, ऐसे तर्क यहाँ पर हमें देना है। इसका उत्तर है कि परंपराएं मानव जीवन को सुंदर व सुखमय बनाने के लिए होती हैं। मतलब जो परंपराएं बनाई जाती वो इसलिए बनाई जाती हैं कि जो मनुष्य का जीवन है वह सुंदर हो, सुखमय हो। प्रकृति ने मानव को स्त्री और पुरुष दो वर्गों में विभाजित किया, क्योंकि प्रकृति की ही देन है कि कोई स्त्री बना है, कोई पुरुष बना है, तो इस प्रकार से हम दो वर्गों में विभाजित हो गए हैं। सृष्टि में दोनों की समान भागीदारी है, मतलब जब प्रकृति हमें जन्म देती है, हमारा लालन पालन होता है, तो ऐसा थोड़ी भिन्न होता है। लालन हवा है वो हमें एक जैसी मिलती है, धूप है वो हमें एक जैसी मिलती है, सूर्य का प्रकाश एक जैसा मिलता है, पानी एक जैसा मिलता है। जब सब चीज़ें एक जैसी मिलती हैं तो ये जो वर्गीकरण किए वो हम समाजवादियों ने ही किए हैं, प्रकृति ने नहीं किए हैं। प्रकृति की ओर से कोई भेदभाव नहीं किया गया है। स्त्री हर क्षेत्र में पुरुषों की बराबरी कर रही है। स्त्री पुरुष परस्पर मिलकर परिवार और समाज को बेहतर बना सकते हैं। इस कारण दोनों का प्रत्येक क्षेत्र में समान योगदान होता है। जब प्रकृति भेदभाव नहीं करती है तो हमें भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। जैसी स्त्रियों को शिक्षा मिल रही है, पुरुषों को मिल रही है, और दोनों ही क्या है, परिवार को संभाल रहे हैं, समाज को संभाल रहे हैं, तो फिर उनकी पढ़ाई लिखाई में भेदभाव क्यों? जहाँ तक परंपरा प्रश्न है, परंपराओं का स्वरूप पहले से बदल गया है, अतः परंपरा के उन्हीं पक्षों को स्वीकार किया जाना चाहिए जो स्त्री पुरुष की समानता को बढ़ाते हैं, न कि ऐसे पक्षों को प्रस्तुत करना चाहिए जो क्या है, एक दूसरे में हीनता की भावना को लाते हैं। अगला प्रश्न है, तब की शिक्षा प्रणाली और अब की शिक्षा प्रणाली में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। मतलब पहले की जो पढ़ाई थी और आज की जो पढ़ाई है उसमें क्या अंतर है, ये हमें बताना है। पहले की शिक्षा प्रणाली और आज की शिक्षा प्रणाली में बहुत परिवर्तन आया है, बदलाव आया है। तब की शिक्षा प्रणाली में स्त्रियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था, वंचित अर्थात उन्हें पढ़ाया नहीं जाता था। पहले शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को गुरुकुल में रहना जरूरी था, परंतु आज शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय है, मतलब गुरुकुल में रहना जरूरी नहीं है। पहले शिक्षा एक वर्ग के लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए सीमित थी, मतलब जो राजा महाराजाओं के बेटे होते थे या जो
बड़े वर्ग के बच्चे होते थे उनको ही शिक्षा दी जाती थी, छोटे लोगों को नहीं दी जाती थी। पर आजकल ऐसा नहीं है, आजकल सबको समान शिक्षा मिलती है, शिक्षा पर सभी का समानता का अधिकार है। लेकिन आज किसी भी जाति के तथा वर्ग के लोग शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आज की शिक्षा प्रणाली में स्त्री पुरुषों की शिक्षा में अंतर नहीं किया जाता है। पहले की शिक्षा में जहाँ जीवन मूल्यों की शिक्षा पर बल दिया जाता था, वहीं आज व्यावसायिक तथा व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया जाता है। मतलब हम व्यवहारिक शिक्षा पर भी बल देते हैं और व्यावसायिक शिक्षा पर भी बल देते हैं। यही कारण है तो आप लोग देख रहे होंगे कि आपकी शिक्षा में बहुत ज़्यादा बदलाव हो गया। पहले कंप्यूटर का इतना ये प्रयोग नहीं होता था, कंप्यूटर आजकल IT ब्यूटी करके ये भी आपके कोर्स में आ गए हैं। हर प्रकार की जो शिक्षा है जो आपको व्यवसाय से भी जोड़ती है उसको भी यहाँ पर कोर्स के रूप में लिया जाता है। गुरु परंपरा भी लगभग समाप्त सी हो गई। पहले गुरु परंपरा चलती थी परंतु आज आप देखेंगे तो वो परंपरा खत्म हो गई है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध उनकी दूरगामी और खुली सोच का परिचायक है। कैसे? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन में स्त्रियों की शिक्षा के प्रति अपने विचार प्रकट किए हैं। मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या है, अपने निबंध की स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्क का खंडन अपने विचार प्रकट किए हैं। उस समय समाज में स्त्री शिक्षा पर प्रतिबंध था, मतलब रोक थी। इस निबंध में द्विवेदी जी ने स्त्रियों के भी पढ़ने लिखने का जोरदार समर्थन किया है। स्त्री शिक्षा के विरोधियों के सभी कुतर्कों का उन्होंने बहुत ही कड़े शब्दों में खंडन किया है। कड़े मतलब कठोर शब्दों में खंडन किया है। उन्होंने पुराने जमाने में स्त्री शिक्षा पर प्रतिबंध होने की मिथ्या धारणा का सप्रमाण गलत सिद्ध किया है। मतलब प्रमाण सहित उन्होंने क्या है, जो धारणा थी उसको गलत साबित किया है। स्त्री शिक्षा को अनर्थकारी बताने के कुतर्क को भी उन्होंने अनुचित एवं गलत प्रमाणित किया है। मतलब स्त्री शिक्षा का जो अनुचित और गलत प्रमाण था उसको भी उन्होंने यहाँ पर प्रमाण सहित बताया कि ये गलत है। साथ ही यह भी विचार प्रकट किया है कि स्त्री शिक्षा के उपरांत ही समाज की उन्नति संभव है। मतलब यदि स्त्री की शिक्षा नहीं दी जाएगी तो हमारे समाज का भी विकास नहीं हो सकता है। स्त्री को भी पुरुष के ही समान अधिकार दिए जाने की बात को तर्कपूर्ण ढंग से सिद्ध करते हुए द्विवेदी जी ने इस निबंध में उनकी दूरगामी और खुली सोच का परिचय दिया है। मतलब उनने अपनी जो दूरगामी दूर तक की सोचने की जो बात थी वह यहाँ पर प्रस्तुत की है। अगला प्रश्न है, द्विवेदी जी की भाषा शैली पर एक अनुच्छेद लिखिए। मतलब द्विवेदी जी की जो भाषा शैली है उसके ऊपर हमें एक अनुच्छेद लिखना है। द्विवेदी जी ने अपने निबंध में विषय अनुरूप गंभीर, सरस एवं प्रभावमयी भाषा का प्रयोग किया है। जो द्विवेदी जी हैं इन्होंने क्या है, विषय अनुरूप जो गंभीरता है, सरसता है, प्रभावमयी भाषा है उसका प्रयोग यहाँ पर किया है। विचारपूर्ण निबंध होने के कारण इसमें उदाहरण, व्यंग्य एवं सामासिक शैली का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर व्यंग्य भी लिया गया, सामासिक शैली का भी प्रयोग किया गया। इनकी भाषा की विशेषता हो गई। इन्होंने व्याकरण तथा वर्तनी की अशुद्धियों पर विशेष ध्यान दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो व्याकरण और वर्तनी अशुद्धियों पर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। इन्होंने अपने निबंध में संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों के साथ साथ देशज, तद्भव तथा उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया है। अगला है भाषा अध्ययन। भाषा अध्ययन से यहाँ पर हम लेते हैं व्याकरण से। तो निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों को ऐसे वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए जिनमें उनके एकाधिक अर्थ स्पष्ट हों। तो हमें क्या करना है, यहाँ एक शब्द दिया गया है, एक शब्द के हमें अनेक अर्थ निकालने हैं। ऐसे शब्दों को ही हम अनेकार्थी कहते हैं। चाल, दल, पत्र, हरा, पर, फल और कुल। तो चाल, राधा को पुरस्कार देना उसकी चाल है। चाल अर्थ यहाँ पर चालाकी से है। अपनी चाल को तेज करो, चाल यहाँ पर चलने से है, गति से है। चलना अर्थात गति। दल, उस दल का नेता बहुत अच्छे स्वभाव वाला है। दल यहाँ पर टोली से है, समूह से है। फूल का दल बहुत कोमल है। यहाँ पर दल का मतलब पंखुड़ियों से है। अब पत्र, मैंने अपने भाई को एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी मतलब पत्र हो गया। यहाँ पर पहले भोजपत्र पर लिखा जाता था। भोजपत्र से मतलब यहाँ पर पत्री से है। हरा, पत्तों का रंग हरा होता है। तो यहाँ पे हरा रंग के लिए आया है, हरा रंग। इतनी गर्मी होने के बाद भी तालाब का पानी अभी भी हरा भरा है। हरा भरा से मतलब यहाँ पर ताज़ा है। पर, तुमने उस पक्षी के पर क्यों काट दिए? तुम उसे नहीं जानते पर मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। तो यहाँ पर एक पर दिया है परंतु के लिए या किंतु के लिए, और एक दिया है लेकिन के लिए। और एक पर मतलब
जो पंख होते हैं पक्षी के, उसके लिए आया है। अगला है फल। इस पेड़ के फल बहुत मीठे हैं, खाने वाला फल दिया है यहाँ पर। उसके कार्य का फल बहुत बुरा था। यहाँ पर फल परिणाम के लिए है। कुल, राम का कुल ऊंचा है। कुल मतलब यहाँ पर वंश से है। अपने देश की कुल आबादी कितनी होगी? कुल मतलब यहाँ पर पूरी संख्या के लिए आया है। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।